हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कन्हैया बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 12th क्लास बायोलॉजी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य। रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी रिप्रोडक्शन हेल्थ लिखा गया है यहाँ पे, लेकिन होना चाहिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना। जनन स्वास्थ्य जो 12th क्लास में एक चैप्टर है, उसका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जिसमें आपको बताया जाएगा। और वीडियो के लास्ट तक बने रहे, बड़ा मजा आएगा क्वेश्चन में। और ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत ही ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के लिए ढूंढ ढूंढ कर लाया गया है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो देखते हैं पहला सवाल, है ना। तो पहला क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? बताइए। आप पढ़े लिखे हैं, चैप्टर पढ़े होंगे, कहीं भी पढ़े होंगे, किसी भी टीचर से पढ़े होंगे, तो जरूर आपको याद होगा। बताइए। 5 जून, 16 सितंबर, 7 अप्रैल, 1 दिसंबर, क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर क्या होगा? 5 जून। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस दिन पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ना। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर, 7 अप्रैल, इसमें क्या राइट आंसर होगा? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनसंख्या के अध्ययन को, पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है, आज पता है आज इंडिया चाइना को भी पीछे छोड़ चुका है ना। तो जनसंख्या काफी तेजी गति से बढ़ रही है। तो जनसंख्या के अध्ययनकर्ता जो होते हैं, तो जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या होगा भाई राइट आंसर? डेमोग्राफी, कैलोग्राफी, इपिग्राफी, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा? पढ़े हैं, जरूर बताइए। जनसंख्या के अध्ययन को कहा जाता है डेमोग्राफी, है ना। जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है। अगला क्वांडम। क्वांडम का मशहूर जो ब्रांड है उसका नाम है निरोध, है ना। क्या नाम है उसका? निरोध। क्वांडम रबड़ या लेटेक्स का बना होता है, लचीला होता है, जो कॉन्ट्रासेप्शन में यूज किया जाता है, गर्भ निरोध में यूज किया जाता है मेल के द्वारा। तो बताइए कि ये काम आखिर वर्क क्या करता है? निषेचन को रोकता है, बिल्कुल सही बात है। एसटीडी रोग की रक्षा करता है। हाँ, एसटीडी रोग जानते होंगे आप लोग कि वह रोग जो सेक्स क्रियाओं के द्वारा एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में अगर फैलता है, तो ऐसे बीमारी को एसटीडी बीमारी कहा जाता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, है ना। तो बताइए कि कॉन्डम क्या काम करता है? निषेचन को रोकता है, बिल्कुल ये सही है। एसटीडी रोग से रक्षा करता है, बिल्कुल सही करता है भाई। क्या ए बी दोनों? तो राइट आंसर तो लग रहा है ए बी दोनों, है ना। सी आंसर हो जाएगा, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, ये पढ़ने से कोई फायदा नहीं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा कि ए बी दोनों। तो इसका मतलब है कि देखिए, अंडाणु शुक्राणु को निषेचन से रोकता है, ये राइट आंसर है। एसटीडी रोग से भी रक्षा करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। डायफ्राम। डायफ्राम एक प्रकार का महिला कॉन्डम होता है, इसे मादा कॉन्डम के नाम से भी जाना जाता है, मादा कंडोम, है ना, के नाम से इसे जाना जाता है, डायफ्राम। तो बताइए कि डायफ्राम क्या काम करेगा? गर्भधारण को रोकेगा, सॉरी पहला देखिए, निषेचन को रोकता है। क्या गर्भधारण को रोकता है? शुक्राणुओं की गतिशीलता को कम करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या राइट ऑप्शन होगा यहाँ? तो सबसे पहले डायफ्राम लगाया कहाँ जाता है? तो मादा के गर्भाशय, है ना, गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय ये मादा में लगाया जाता है। जैसे कॉन्डम पुरुष यूज करता है और डायफ्राम जो है एक महिला यूज करती है, ये कॉन्ट्रासेप्शन है, गर्भ निरोध है। इसे गर्भाशय ग्रीवा, जिसको कहते हैं सर्विक्स, है ना,
सर्विक्स में लगाया जाता है ना, सर्विक्स में लगाया जाता है। ये काम क्या करता है, निषेचन को रोकने में मदद करता है, क्योंकि सर्विक्स में लग जाने के बाद रास्ता ब्लॉक हो जाता है, वो गर्भाशय तक शुक्राणु पहुंच ही नहीं पाते हैं, तो निषेचन होगा कभी नहीं हो सकता। बड़ा लजीज क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कॉपर टी है ना, कॉपर टी से निकलने वाला कॉपर आयन का कार्य होता है। जो कॉपर आयन है उसका क्या काम होगा बताइए। शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी लाएगा, शुक्राणुओं के भक्षकाणु में वृद्धि करेगा, निषेचन को रोकना उसका काम है। क्या सभी? तो हमारे हिसाब से तो लगता है क्या होगा, क्या होगा बताइए बताइए बताइए। ये भी राइट आंसर है, ये भी राइट आंसर है, ये भी राइट आंसर है, इसका मतलब सभी सही है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये जो कॉपर आयन होता है ये क्या काम करता है कि जब स्पर्म गर्भाशय में पहुंचते हैं तो उसकी गतिशीलता को ये कम कर देता है, क्योंकि कॉपर टी कहाँ लगता है, गर्भाशय में लगता है ना। कॉपर टी कहाँ लगाया जाता है, तो गर्भाशय में लगता है। ये शुक्राणु के भक्षकाणु माने एक शुक्राणु दूसरे शुक्राणु को मारने लगते हैं, है ना। तीसरी बात है कि निषेचन को रोकता है। जब भाई शुक्राणु को गतिशीलता, सारे शुक्राणु जो है ना वो फैलोपियन नली में नहीं जा पाएंगे, वो नीचे ही रह जाएंगे, तो ऐसे कंडीशन में निषेचन क्रिया को भी रोकेगा, भक्षकाणु में वृद्धि, यानी राइट आंसर सभी हो जाएगा, है ना। समझ रहे होंगे, इस सब सारी बातों कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं, चलिए थैंक यू। इसी तरह से तांबा मोचन अंतःगर्भाशयी युक्ति IUDS है। कौन कौन तांबा मोचन है भाई? कॉपर टी ये तो सही है, कॉपर 7 ये भी सही है, मल्टीलोडेड ये सब में ये सभी IUDS है। अंतःगर्भाशयी युक्ति है जो मादा यूज करती है, किस रूप में? कॉन्ट्रासेप्शन के रूप में यूज करती है ना। कॉन्ट्रासेप्शन में इसको यूज करती हैं महिलाएं, दो बच्चे के बीच की दूरी बनाए रखने के लिए या फिर बच्चे को पैदा नहीं करने के लिए, ये सब सारी विधियों का उपयोग किया जाता है एक मादा के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी, है ना। कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोडेड ये सभी IUDS है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा हार्मोनल गोली है, हार्मोनल गोली है जो सप्ताह में एक बार खाई जाती है? तो हार्मोनल गोली का प्रयोग महिला करेगी, मादा, है ना, महिलाएं करेंगी। महिला जो है वो आपको हार्मोनल गोली का प्रयोग करती है, जैसे मालाडी, सहेली, ओवेरॉल, है ना, मालाएन, मालाडी, उसी तरह से सहेली भी है। तो ये दवाइयां होती हैं। तो बताइए कि जैसे मालाडी, ओवेरॉल, सहेली सभी क्या, कौन सा हार्मोनल गोली है जो सप्ताह में एक दिन यूज किया जाता है? तो बताना चाहेंगे कि सहेली, सहेली नामक जो दवा है ये सप्ताह में एक दिन यूज किया जाता है। और पता है इसका उत्पादन जो किया जाता है हमारे देश के लखनऊ में उत्पादन किया जाता है ना। केंद्रीय औषध अनुसंधान केंद्र लखनऊ, केंद्रीय औषधि या औषध अनुसंधान केंद्र लखनऊ में पड़ता है। वहीं इस दवा का निर्माण किया जाता है, सहेली नामक दवा का, जो लखनऊ शहर में हमारे देश में बनाए जाते हैं, है ना। बाकी ये दवा रोज ली जाती है, मेंस्ट्रुअल पीरियड साइकिल के प्रत्येक दिन से लेकर लगातार 28 दिनों तक खाई जाने वाली गोलियां हैं। और ये जो होती है ना ये सप्ताह में एक दिन खाई जाने वाली गोलियां होती हैं। फिर है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गर्भ निरोधक गोली का दुष्प्रभाव मतलब साइड इफेक्ट, है ना, साइड इफेक्ट कम होता है? तो बताइए कि साइड इफेक्ट किसका कम होगा? क्या मालाडी का साइड इफेक्ट कम होगा, ओवेरॉल का, सहेली का, या सभी का? किसका किसका कम होगा बताइए, बताया जाए कि कम किसका होगा, है ना, कम किसका होगा? सहेली का दुष्प्रभाव थोड़ा सा कम होता है प्रभाव, जैसे कि मादा में, जैसे कि ये सब दवा खाने से क्या होता है कि महिला में एक्स्ट्रा ब्लीडिंग होगा, चक्कर आने की संभावना होगी, ब्लडिंग बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, तो ये सब समस्याएं होती है। तो ये जो सहेली का प्रयोग करेंगे ना तो ये इसका, अरे भाई मेल नहीं प्रयोग करेगा, फीमेल प्रयोग करेगा, तब फीमेल प्रयोग करेंगी, तब फीमेल के द्वारा जब ये प्रयोग किया जाता है इसका प्रभाव जरा सा कम होता है, और जबकि मालाडी का और ये सब का प्रभाव थोड़ा सा ज्यादा होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है,
बहुत लजीज क्वेश्चन है ना, बने रहेंगे, देखेंगे। गर्भ निरोधक गोलियों का कार्य होता है भाई, जो अभी बताए माला डी, सहेली, ओवेरॉल, माला एन, ये सब जो दवाइयां हैं ये काम क्या करेंगी भाई, कार्य क्या है? क्या अंडोसर्जन का संदमन करेंगी, जो अंडा निकलता है, जैसे अंडाशय में अंडाणु बनता है ना, जैसे ये अंडाशय है, इस अंडाशय में अंडाणु बना, तो इस अंडाणु, जैसे अंडाणु अंडाशय में बन गया, क्या इसको निकलने में ही रोकेगा? दूसरा है कि रोपण, रोपण मतलब आने की जायगोट बन गया, ब्लास्टुला बन गया, तो गर्भाशय में रोकेगा, यानी रोकने का काम उसको दमन करेगा, मतलब गर्भाशय में उसको इम्प्लांटेशन कर सकते हैं, गर्भधारण होना ही, गर्भधारण होने नहीं देगा। क्या ये सही है? निषेचन को रोकेगा कि ये भी दोनों? तो बताना चाहेंगे जो गोली है ना, ये गोली दो काम करेगा, एक तो अंडोसर्जन को रोकता है, ये भी सही है, दूसरा रोपण को भी, ये भी सही है। राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा, है ना। देखिए बहुत अच्छा लग रहा होगा क्वेश्चन, है ना, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। शल्य चिकित्सा जिसको कहते हैं सर्जरी, शल्य चिकित्सा को क्या बोलेंगे बच्चों? सर्जरी, है ना। सर्जरी के द्वारा नरबंध्याकरण, नरबंध्याकरण माने पुरुष नसबंदी के दौरान किस नली को काटकर अलग अलग बांध दिया जाता है? जैसे मेल में क्या होता है कि जो शुक्रवाहिनी नली होती है उसे अगर कट करके बांध देंगे तो उसे कहा जाता है पुरुष नसबंदी, और उसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? वैसेक्टोमी। तो देखिए क्या क्या कहेंगे भाई, शल्य चिकित्सा सर्जरी के द्वारा नरबंध्याकरण के दौरान किस नली को काटकर अलग अलग बांधेंगे, जैसे बॉडी पार्ट्स में जो जना अंग है उसमें से किस नली को काटकर अलग अलग बांधेंगे? तो भाई कौन सा होगा? शुक्रवाहिनी नली, अंडवाहिनी नली, शुक्रजनक नलिका, शुक्रजनक नलिका, ये दो बार लिखा गया है, ये तो आंसर होगा नहीं। किसको काटा जाएगा बताइए? ये तो मादा में काटा जाएगा, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, राइट आंसर ए हो जाएगा। यानी कि पुरुष नसबंदी जब करवाया जाता है तो शुक्रवाहिनी नली को काटकर अलग अलग बांध दिया जाता है, दोनों नली को, दो टेस्टिस दो शुक्रवाहिनी नली, दोनों को काटकर अलग अलग बांध दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कॉपर टी रोकता है, ये जो कॉपर टी है, टी आकार का जो गर्भाशय में लगाया जाता है, तो कॉपर टी रोकेगा, किसको रोकेगा? कुछ देर पहले ये सवाल हुआ है, राइट आंसर बताइए, खोजिए। निषेचन, आरोपण, अंडोसर्जन, वीर्यपतन, किसको रोकेगा कॉपर टी, है ना। तो सबसे पहले तो निषेचन को ही होने नहीं देगा, है ना, निषेचन को होने नहीं देगा, तो राइट आंसर तो ये हो जाएगा। आरोपण को, ये तो नहीं, ये तो नहीं, ये तो नहीं, राइट आंसर ए हो जाएगा, है। अगला क्वेश्चन, एमटीपी गर्भावस्था के किस अवधि में कराया जाना सुविधाजनक होता है, मतलब बढ़िया रहेगा? एमटीपी समझते हैं? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, है ना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सगर्भता समापन इसको बोला जाता है। अगर कोई महिला जो है ना अपनी इच्छा से या जानबूझकर अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को मारकर नष्ट कर देगी, बाहर निकाल देगी, तो उस क्रिया को कहा जाता है एमटीपी। इसी को एबॉर्शन के नाम से भी जाना जाता है, एबॉर्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो कह रहा है कि गवर्नमेंट जो है अलाउ की है, इसके लिए गवर्नमेंट अलाउ की है, 1931 में अलाउ कर दी है कि एमटीपी महिला करवा सकती है, लेकिन कितने महीने तक, कितने सप्ताह के अंदर तक महिला जो है ना एमटीपी करवा सकती है, तो उस सुविधाजनक रहेगा। बाकी समय में अगर एमटीपी करवाती हैं तो वहां पे सरकार कहा कि अगर एमटीपी अगर एक निश्चित टाइमिंग के बाद आप करवाते हैं तो उसके लिए एफआईआर आपके ऊपर हो जाएगा, डॉक्टर पे भी और जो पेशेंट है उसके गार्जियन पे भी, है ना। तो बताइए कि एमटीपी किस सप्ताह तक कराया जाना जो है ना सुविधाजनक माना जाएगा? कौन होगा भाई राइट आंसर? क्या 12 सप्ताह, 3 महीना, 24 सप्ताह, ये भी दोनों? देखिए 12 सप्ताह ये तो सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन 12 सप्ताह को बरसते 84 दिन, 84 दिन यानी कि 3 महीना, ये भी सही है। क्या 24 सप्ताह? नहीं, ये ज्यादा बढ़ जाएगा, 3 महीने से ज्यादा हो जाएगा, है ना। क्या ये भी दोनों? तो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, है ना। मतलब ये भी सही है, ये भी 12 सप्ताह को बरसते 84 दिन यानी 30 या 90 यानी समथिंग 3 महीना यानी 12 सप्ताह, यानी कि आंसर हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एमटीपी किस हार्मोन की ग्राह्यता को रोक कर गर्भता सगर्भता मतलब प्रेगनेंसी का दमन माने शोषण मतलब उसको नष्ट करने का काम करेगा। बताइए क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। तो टेस्टोस्टेरॉन तो कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि ये मेल में है। अब रह गया प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन, क्या दोनों होगा या एक होगा? तो बताना चाहेंगे कि जो सगर्भता को रोकता है वो भाई जो हार्मोन है उसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन, है ना। राइट आंसर हो जाएगा ए प्रोजेस्टेरॉन। अगला है एमेनियोसेंटियासिस, है ना। जैसे कि बच्चा होता है गर्भ में, जब बच्चा होता है ना, गर्भ में बच्चा होता है, माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तो उसके चारों तरफ पानी भरा होता है, उसका नाम होता है एमनियोटिक द्रव, है ना। उसका क्या नाम होता है? एमनियोटिक, है ना, एमनियोटिक द्रव, एमनियोटिक द्रव। इसमें बच्चे का एक डैमेज सेल होता है, डैमेज्ड सेल होता है, और इस डैमेज्ड सेल से क्या किया जा सकता है, किन किन चीजों का पता करवाया जा सकता है? तो बताइए क्या भ्रूण का लिंग जांच करवाया जा सकता है? ये तो सही है। क्या भ्रूण के अनुवांशिक रोग का पता लगाया जा सकता है? हाँ ये भी सही है। सिंड्रोम का पता चलेगा, सिंड्रोम मतलब समझते हैं गुणसूत्र का घट जाना बढ़ जाना, जैसे 45 टर्नर, है ना, 47 क्लाइनफेल्टर। तो वैसा ही एक होता है डाउन सिंड्रोम 47, तो आप लोग पढ़े होंगे, इसके लिए ऑब्जेक्टिव भी बताया गया होगा। तो बताइए कि ये भी, हाँ सिंड्रोम भी पता चल जाएगा। तो यानी कि तीनों ऑप्शन सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, है ना, राइट आंसर हो जाएगा डी। लिंग जांच भी करवाया जा सकता है, भ्रूण के अनुवांशिक रोगों का पता भी चल सकता है, और सिंड्रोम का भी, सिंड्रोम जो ट्रांसजेंडर होते हैं छक्के वगैरह जो, उसका भी पता कराया जा सकता है ना। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक। हेपेटाइटिस एक बीमारी है, हेपेटाइटिस किस वायरस, हेपेटाइटिस एक बीमारी है, हेपेटाइटिस ए बी सी बहुत सारे प्रकार के हेपेटाइटिस होते हैं। तो हेपेटाइटिस से तो वायरस से होता है, ये बिल्कुल याद रखना है। और बताइए किस वायरस से होता है? तो जो नाम बीमारी का है वही वायरस का नाम है, तो खोजिए कौन सा है भाई। क्या हेपेटाइटिस वायरस? बिल्कुल सही, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हेपेटाइटिस वायरस, है ना, ए आंसर। फिर है जेनाइटल हर्पिस किस वायरस के द्वारा, जेनाइटल हर्पिस किस वायरस के द्वारा होने वाला रोग है? जेनाइटल हर्पिस जो है वो किस वायरस के द्वारा होने वाला रोग है? बताइए फटाफट। जेनाइटल हर्पिस, नाम हर्पिस है, खोजिए कि हर्पिस किस में है। हर्पिस 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 सिंप्लेक्स वायरस, राइट आंसर हो जाएगा सी, है ना, है ना। क्लू है, क्लू है, ये सब समझना है ना, ये सब क्लू है समझने के लिए, रटने की बात नहीं है, यहाँ समझने की बात है। तो हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस के द्वारा जेनाइटल हर्पिस नाम की एक बीमारी होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जेनाइटल वार्ड्स, है ना, किस वायरस के द्वारा होने वाला एसटीडी रोग है ना, एसटीडी रोग है। बताइए जेनाइटल वार्ड्स किस वायरस के द्वारा होने वाला? क्या ट्रेपेनिमा पैलिडम? नहीं, ये तो बैक्टीरिया है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस, हेपेटाइटिस, ये दोनों तो पहले क्लियर हो चुका है कि नहीं हो सकता है। अब इन दोनों में से ये तो वायरस की बात है, ये बैक्टीरिया है, ये तो होगा नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, बी, बी आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुजाक, गर्मी सुजाक भी बोला जाता है, जिसको कहते हैं गोनोरिया, किस जीवाणु के द्वारा होने वाला ये बीमारी है? एसटीडी बीमारी है। तो बताइए गोनोरिया, गोनोरिया, तो गोनोरिया क्लू खोजिए भाई कि गोनोरिया किसी में लिखल जरूर होगा। तो नाइसेरिया गोनोरिया, हाँ मिल गया सर। नाइसेरिया गोनोरिया जो है वो ये एक ऐसा बैक्टीरिया जीवाणु है जो सुजाक नाम का एक रोग, एसटीडी नाम का रोग धरता है। मेल फीमेल दोनों को हो सकता है ये बीमारी। जनन अंगों में, उसके मूत्र जनन अंगों, मूत्र अंगों में, जनन अंगों में इसमें छाले पड़ जाते हैं, फुंसियां हो जाती हैं, टॉयलेट में परेशानियां होती हैं, जनन अंगों में परेशानियां होती हैं, बहुत ज्यादा जलन होता है, खुजलाहट महसूस होता है। ये गंदा एवं बेशरम बीमारी है कुल मिलाकर कहा जाए तो, है ना। तो राइट आंसर ए हो गया, है ना। अब है सिफिलिस, सिफिलिस
किस जीवाणु के द्वारा होने वाला बीमारी है? जीवाणु के द्वारा होने वाला बीमारी है सिफिलिस। सिफिलिस सिफिलिस बताइए, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस, है ना, ये तो जेनेटल हर्पिस है, ये तो नहीं हो सकता है। ट्रेपेनिमा पैलिडम, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस अभी पढ़े थे, गोनोरिया अभी पढ़े थे इसके पहले, है ना, जेनेटल वार्ड्स। तो जेनेटल वार्ड्स तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होता है, ये तो भाई नहीं हो सकता है। रह गया कि दोनों में से क्या नहीं हो सकता है या सी हो सकता है, बताइए इसमें से, दोनों में से दो ऑप्शन तो छाट दिया गया। ट्रेपेनिमा पैलिडम ये जीवाणु है और इसी के द्वारा सिफिलिस नाम का एसटीडी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, एड्स किस वायरस के द्वारा होने वाला एसटीडी रोग है? एड्स नाम का जो रोग है वो किस वायरस के द्वारा होने वाला एसटीडी रोग है, बताइए। बहुत ही यूनिक सवाल है। HIV वायरस, हेपेटाइटिस वायरस, हेपेटाइटिस बीमारी, ये सब तो क्लियर है। हर्पिस से जेनेटल हर्पिस होता है ना। ह्यूमन पेपिलोमा से अभी बताया गया कि जेनेटल वार्ड्स होता है ना। हर हेपेटाइटिस से हेपेटाइटिस होता है। राइट आंसर क्या होगा? HIV, है ना, HIV-A, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV होता है क्या रेट्रोवायरस, राइनो वायरस, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो ये तो भाई पहले इन दोनों में से देख लीजिए। HIV जो होता है वो एक प्रकार का रेट्रोवायरस होता है, पश्च विषाणु। क्यों ऐसा कहा जाता है इसे रेट्रोवायरस? तो सुनिए, एक मिनट ध्यान देंगे। क्योंकि RNA से ये DNA बनाता है ना। RNA से क्या बनाता है? DNA बनाता है। तो जो वायरस RNA से DNA बनाएगा उसे कहा जाता है रेट्रोवायरस। तो HIV एक प्रकार का रेट्रोवायरस है। ये राइनो वायरस तो नासा वायरस है, नाक से प्रवेश करता है और ये वायरस जुकाम वगैरह, सर्दी वगैरह, कोल्ड वगैरह को लाता है ना। तो ये तो होगा नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया बच्चों? ए, रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस क्योंकि RNA से क्या बनाएगा? DNA बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही मजा आ रहा होगा ये सब क्वेश्चन देखकर, है ना। HIV वायरस शरीर के किस कोशिका को नष्ट करता है? जैसे कि HIV आपके बॉडी में प्रवेश कर गया, है ना, किसी कारण से, मान लीजिए HIV प्रवेश किया, वो लैंगिक क्रिया हो, वो ब्लड चढ़ाने से हो, या किसी पुराने डिस्पोजल सुई का प्रयोग करने से हो, मतलब किसी तरह से आपके शरीर में, बॉडी में चला गया, तो क्या क्या काम करेगा भाई? किस कोशिका को नष्ट करेगा? क्या T सेल को नष्ट करेगा, मतलब T लिम्फोसाइट? क्या B सेल को नष्ट करेगा? ये भी दोनों को नष्ट करेगा, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या होगा? तो भाई ये T सेल्स, ये किसमें होता है? T सेल और B सेल किसमें होता है? WBC। शरीर का सैनिक बच्चों कौन है? WBC। शरीर का सैनिक कौन है? WBC। और WBC को ही बर्बाद करता है, नष्ट कर देता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोलिए। A, B दोनों आइनी, राइट आंसर C हो जाएगा, है ना। T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट, क्योंकि HIV इसकी तलाश में होता है कि शरीर का, बॉडी का रक्षा कौन कर रहा है, पहले उसी को हम टारगेट में लेंगे। तो HIV का वायरस जो है उसी को टारगेट लेता है और पहले उसी को नष्ट कर देता है। तो धीरे धीरे इम्यूनिटी पावर जो है ना वो घट जाता है, खत्म हो जाता है और आदमी विभिन्न प्रकार के रोगों से पीड़ित हो जाता है। उसी का नाम है एड्स, है ना। एड्स कई बीमारियों का समूह है बच्चों, है ना। एड्स एक बीमारी नहीं है, एड्स में कई बीमारियों का ग्रुप्स होता है। HIV वायरस किस कोशिका को नष्ट कर देता है? फिर देखिए ये क्वेश्चन बैंक का सवाल है। T4 लिम्फोसाइट, T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर सभी रहता है यहाँ पर तो आंसर हो जाता है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तब वैल्यूबल, मतलब दोस्त आपके देखिए 4 है मान लीजिए, लेकिन कह देगा 4 में से कौन दोस्त सबसे ज्यादा बढ़िया है, तो किसी एक का नाम लिया जाएगा। वैसा ही इसमें ये भी आंसर सही है। तो यहाँ पे T4 लिम्फोसाइट आंसर हो जाएगा वैल्यूबल के अनुसार, है ना। ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, जो क्वेश्चन बैंक का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट का निर्माण, जिसको HIV वायरस नष्ट करता है, तो बताइए कि ये कहाँ बनता है? क्या थाइमस ग्रंथि में,
अस्थि मज्जा में, प्लीहा में, या सभी में? तो थाइमस ग्रंथि में तो नहीं हो सकता है बच्चों, प्लीहा में तो नहीं हो सकता है, सभी तो आंसर होगा नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अस्थि मज्जा। पता है अस्थि मज्जा बोन मैरो, अस्थि मज्जा का मतलब क्या होता है? बोन मैरो, बोन मैरो। तो बोन मैरो कहाँ होता है? जो मोटी मोटी हम लोग की जांग की हड्डियां, बाजू की हड्डियां, इस सब में जो हड्डियों के बीच जो गैप होता है ना, उसी में बनता है ब्लड, है ना, ब्लड उसी में बनता है, उसी का नाम है बोन मैरो। और बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा, मैंने डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, जो भी ब्लड सेल्स हैं वो सब इसी में बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स का जांच। बहुत अच्छा यूनिक सवाल है कि एड्स का जांच किस जांच विधि द्वारा किया जाता है? तो बताइए क्या क्या होगा आंसर? एलिसा होगा, पीसीआर होगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा, या सभी? देखिए एलिसा और पीसीआर, अगर ए भी दोनों रहता तो राइट आंसर हो सकता था, लेकिन 4 ऑप्शन 4 नियन है, तो ऐसे में वैल्यूएबल क्या माना जाएगा? राइट आंसर ए, एलिसा टिक लगाइए, है ना, एलिसा। एक चीज और है एलिसा से रिलेटेड बात, कि किसी रोग का अगर जल्दी पता करना है आपको, है ना, तो उसके लिए एलिसा टेस्ट जांच करवाया जा सकता है। एलिसा एड्स के ही नहीं बल्कि और रोगों का अगर जल्दी पता करना है ना, तो एलिसा टेस्ट द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनन सहायक जनन प्रौद्योगिकियां, जिसको आप कहते हैं एआरटी, एडेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, है ना। तो बताइए कि ये किससे संबंध रखता है? बंध्यकरण से, सॉरी बंध्यता से, बंध्यकरण से, गर्भ निरोध से, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? देखिए ये जो टेक्निक एआरटी है, ये उन लोगों के लिए है जो नपुंसकता का शिकार हो चुके हैं, कहीं न कहीं उसके जनन अंगों में दिक्कतें आई, खराब जनन अंग सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, जैसे कि कोई मेल है तो उनमें शुक्राणु नहीं बन रहा है, या बन रहा है तो कम बन रहा है। अगर कोई मेल फीमेल है तो उनमें अंडाणु नहीं बन रहा है, या फैलोपियन नली संकुचित है, गर्भाशय छोटा है। तो वैसी महिलाएं जो बांझपन का शिकार हो जाती हैं, इनफर्टिलिटी का जो शिकार होती हैं, ऐसी महिलाओं के लिए ही एआरटी का व्यवस्था किया गया है ना, वैज्ञानिक तरीका। आप लोग नाम सुनेंगे इंदिरा आईवीएफ, जो अभी बिहार में या पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड नहीं भारत में कह सकते हैं, बहुत ज्यादा फेमस है इंदिरा आईवीएफ, जिसका रवीना टंडन प्रचार भी करती है ना। तो बताइए कि ये जो सवाल है, क्या फिर से एक बार पढ़ देते हैं? सहायक जनन प्रौद्योगिकियां एआरटी, एडेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक संबंधित है, किससे संबंधित है? इसका थ्योरी अभी बता रहे थे आप लोग। बंध्यता का ही मतलब होता है बांझपन, बंध्यता को आप क्या बोलेंगे? बांझपन, फल लिखा रहा था, बांझपन, है ना। और इसी को कहते हैं इनफर्टिलिटी, है ना, इनफर्टिलिटी। तो राइट आंसर यही हो जाएगा, ए हो जाएगा। बंध्यकरण तो भाई नसबंदी है, ये तो होगा नहीं। गर्भ निरोधक एक कॉन्ट्रासेप्शन है ना, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, है ना। बड़ा अच्छा टॉपिक है, सब पढ़िए ध्यान से। जब निषेचन शरीर के बाहर होता है, नहीं यहाँ लिखा हुआ है कराया जाता है, मतलब मनुष्य के द्वारा कराया जाएगा, मतलब किसी प्रखनली में, किसी टेस्ट ट्यूब में कराएंगे, तब उसे क्या कहेंगे बताइए? जीवे निषेचन, मतलब इन विवो, जब शरीर के अंदर निषेचन होता है इन विवो कहलाता है। पात्रे निषेचन, जब किसी प्रखनली में निषेचन करवाया जाता है तब पात्रे निषेचन। बाह्य निषेचन, जब नेचुरल तरीके से, जैसे मेढक में, जैसे मछलियों में, स्टारफिश में, अगर जल में उसके अंडाणु शुक्राणु अपने आप मिलेगा, तो आपको इसमें देखिए अपने आप नेचर के द्वारा। यहाँ बोल रहा है कराया जाएगा, तो कराया जाने में क्या होगा आंसर? ये बाहर हो रहा है भाई, लेकिन कराया जाएगा, तो ये तो कभी हो नहीं सकता है, ये पात्रे निषेचन होगा आंसर, पात्रे निषेचन कराया जाएगा। टेस्ट ट्यूब बेबी में इसी का प्रयोग किया जाता है, पात्रे निषेचन टेस्ट ट्यूब बेबी में। उसमें क्या किया जाता है कि एक प्रखनली, एक टेस्ट ट्यूब होता है, जैसे एक टेस्ट ट्यूब है, इसी में स्पर्म और इसी में अंडाणु, इन दोनों को क्या कर दिया जाता है? कल्चर मीडियम के उपस्थिति में, माने उत्तक पालन घोल की उपस्थिति में दोनों को निषेचन करवा दिया जाता है। तो ऐसे निषेचन को कहता है पात्रे निषेचन। इसी को शॉर्ट में कह सकते हैं ना आईवीएफ, क्या बोलेंगे? आईवीएफ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, 8 सेल ब्लास्टोमियर से बने भ्रूण
मादा के अंडवाहिनी नली में स्थानांतरित करेंगे। जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी होता है तो ट्यूब में तैयार किया जाता है, 8 सेल हो गया तो उसे मादा के किस भाग में ट्रांसफर करेंगे, है ना। अगर 8 से अधिक हो गया, 16 हो गया तो उसे मादा के किस जनन भाग में ट्रांसफर करेंगे। तो इसे क्या कहा जाता है बताइए, यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या इसे युग्मक अंत अंडवाहिनी स्थानांतरण मतलब ZIFT कहेंगे, या गर्भाशय स्थानांतरण, है ना, अंत गर्भाशय स्थानांतरण IUT कहेंगे, क्या युग्मक अंत अंडवाहिनी स्थानांतरण कहेंगे, गिफ्ट कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो मेरे हिसाब से जब 8 वाला सेल होता है ना, 8 वाला बच्चों 8 सेल बन गया ना, अगर फैलोपियन नली में, अगर टेस्ट ट्यूब में भी में अगर 8 सेल बनता है तो उसे डायरेक्ट अंडवाहिनी नली में पहुंचाते हैं। तो अंडवाहिनी नली में देखिए अंडवाहिनी किस में जुड़ा हुआ है, पहले आप देखिए यहाँ भी है लेकिन यहाँ भी है ना, दोनों है, लेकिन यहाँ युग्मक है, वहां भाई जायगोट बनकर तैयार हो गया है और उससे ब्लास्टोमियर्स भी बन गया है। तो ये राइट आंसर तो ये होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, IUT नहीं, गिफ्ट नहीं, ये भी नहीं, राइट आंसर हो जाएगा ए, ZIFT जिफ्ट होगा आंसर, है ना। लेकिन यही क्वेश्चन रहता है कि यहाँ पे 8 से अधिक हो जाए, 16 से 32, 16 से कितना हो जाए 32, 16 से 32 हो जाए या 32 से 64 हो जाए, तो वह इतना सेल बन गया टेस्ट ट्यूब में, तो उसके लिए व्यवस्था किसका किया जाता है, गर्भाशय का, जिसे कहते हैं IUT, है ना। तो इसका राइट आंसर तो ए हो जाएगा। लेकिन बच्चों अगर अदर तरह के सवाल आ जाए कि 16 से 32 है तब क्या कहेंगे, तब कहा, तब उसे गर्भाशय में शिफ्ट कराएंगे तो उस क्रिया को क्या बोलेंगे, तो हो जाता है IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, है ना। दाता स्त्री डोनर महिला के अंडाणु को मादा के अंडवाहिनी नली में अगर स्थानांतरण करवाया जाएगा तो उसे क्या। अब बताते हैं कि अंडाणु क्या है, युग्मक है। तो देख लीजिए कि युग्मक कहाँ है भाई, है ना, युग्मक 2 जगह है, टेस्ट ट्यूब बेबी तो ये तो होगा नहीं, पहला कैंसिल हो गया। युग्मक अंत अंडवाहिनी स्थानांतरण, युग्मनज, है ना, नहीं, अंडाणु का अंडाणु क्या है, युग्मक होता है ना, युग्मक अंडाणु होता है, शुक्राणु भी क्या होता है, युग्मक होता है। तो यहाँ पे युग्मक की बात आती है, तो युग्मनज है, युग्मनज अंत अंडवाहिनी नली स्थानांतरण जिफ्ट होगा, नहीं होगा, ये भी गलत है सर। तो युग्मक आपको ढूंढना है, तो युग्मक अंत अंडवाहिनी नली स्थानांतरण जिफ्ट, अरे जिफ्ट, तो यहाँ पर राइट आंसर जिफ्ट हो जाएगा ये, है ना। अगर कोई महिला में अंडाणु नहीं बन रहा है, उसका फैलोपियन नली सही है, गर्भाशय सही है, तो वैसे स्थिति में क्या किया जाता है कि मादा के अंडवाहिनी नली में ही अंडाणु को पहुंचा दिया जाता है, या मादा के अंडवाहिनी नली में शुक्राणुओं को भी पहुंचाएंगे, तो उससे कहा जाता है जिफ्ट, ZIFT। देखिए जायगोट बनकर रेडी है तब ही पहुंचेगा तो जिफ्ट होगा, लेकिन अगर गैमिट पहुंचाया जाएगा तब वो गिफ्ट होगा भाई। तो जिफ्ट गिफ्ट में यही फर्क है कि जिफ्ट में फर्क है, जिफ्ट में बात आती है कि जायगोट बन गया है और उससे कोशिका विभाजन करके तैयार हो गया है, 8 कोशिका कम से कम बन गया, तब जिफ्ट करवा सकते हैं। अगर डायरेक्ट अंडवाहिनी नली में आप जो है ना अंडाणु को भेजेंगे तो उसके लिए गिफ्ट की व्यवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु को स्पर्म इंजेक्शन के द्वारा सीधे अंडाणु में प्रवेश करवा देंगे। जैसे कि मान लिया जाए कि ये अंडाणु है, ठीक है, और एक स्पर्म इंजेक्शन के द्वारा डायरेक्ट शुक्राणु को अंदर पहुंचा देंगे, कोशिका द्रव में पहुंचा देंगे, तो उस बताइए कि उसे क्रिया है होना चाहिए, क्रिया नहीं है, क्रिया है होना चाहिए, क्या कहा जाता है, AI देखे नहीं होगा, क्योंकि AI उससे कहा जाता है कि डायरेक्टली स्पर्म को, जैसे बिना सांड के गाय को गर्भवती कराया जाता है, तो उसके लिए जो डॉक्टर लेकर आता है एक बड़ा सा थर्मस जैसा लेकर आता है और उसमें पेप्सी जैसा रहता है और एक स्पर्म इंजेक्शन लाता है और डायरेक्ट गर्भाशय में छोड़ता है, वो मतलब ये एग में नहीं छोड़ता है, ठीक है ना। तो अगर शुक्राणु को स्पर्म इंजेक्शन में लोड करके डायरेक्ट अंडाणु में पहुंचाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, अंतःजीव द्रव्ययी, यहाँ गलत है, अंतःजीव द्रव्ययी शुक्राणु वेधन, है ना, वेधन,
ICSI, तो राइट आंसर यही हो जाएगा ICSI, है ना, ICSI मैंने स्पर्म इंजेक्शन में लोड करके डायरेक्ट अंडाणु में डालेंगे, तो ICSI युग्मक अंडवाहिनी नली स्थानांतरण को क्या बोलेंगे, है ना। यहाँ पे जी होना चाहिए, मिसप्रिंट है, जिफ्ट, जिफ्ट, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी हो जाएगा, अंतःजीवद्रव्यी शुक्राणु वेदन ICSI, ये राइट आंसर हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्या कहते हैं बेल आइकन दबाएं, अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर करें, और इसी तरह से आप सभी के एग्जाम के लिए तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। चैप्टर वाइज भी किया जा रहा है, क्वेश्चन बैंक भी किया जा रहा है। आप देखिएगा हमारे और भी वीडियो इसमें है, ये इस चैनल पे, तो आप देखिएगा कि बहुत सारा वीडियो इसमें डाला हुआ है। जो कुछ वीडियो है क्वेश्चन बैंक का, कुछ वीडियो डायरेक्ट आपको चैप्टर वाइज है, तो उसको देखिए और समझिए और अपनी अधिक से अधिक नंबर लाने की तैयारी कीजिए, हर विषय को पढ़िए। थैंक यू।